नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में भी हलचल चल रही है। वहीं यूपी में बीजेपी के साथ ही खुलकर खिलाफ बोल रहे हैं। पहले कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने योगी के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया था और अब बीजेपी के साथ ही निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी के अंदर जो विभीषण हैं, उन्होंने मेरे बेटे को लोकसभा चुनाव हराया था। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर क्या 2027 में हारने का है? अगर यही लोग बैठे रहे तो फिर 2027 हार जाएंगे। निषाद ने कहा कि ये जो विभीषण लोग हैं, जो पीएम मोदी, सीएम योगी और अमित शाह जी को गलत खबर दे रहे हैं कि बिना आरक्षण के निषाद पार्टी के लोग वोट दे देगा, वही लोग यूपी में 43 सीटें हरवाए हैं। उसी की वजह से बीजेपी इतनी सीटें हार गई। मैंने उस समय बीजेपी को जितवाया था जब सपा बसपा एक थी। निषाद समाज पहले सपा बसपा के साथ रहे, लेकिन हमने इन्हें राजनीति सिखाई तो वो निकल कर आए, तो हम अपने समाज को क्यों पीछे जाने देंगे? उन सभी को अपने साथ रखेंगे। बीजेपी के साथी और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी का नुकसान उनके विभीषण लोग कर रहे हैं। उनके जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बैठे रहते हैं। उन्हें फिर से जिम्मेदारी क्यों दी गई है? उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है? अगर वही लोग बैठे रहेंगे तो फिर 2027 हार जाएंगे। आज ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें पार्टी से निकालें। ऐसा करेंगे तब आगे जाकर राजनीति होगी। संजय निषाद ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेताओं ने उनके बेटे परवीन निषाद को चुनाव हराया। निषाद पार्टी जिसके साथ खड़ी होती है वो मजबूती से खड़ी रहती है, ऐसा कहा। लेकिन भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से योगी के खिलाफ उनकी ही सरकार में आवाज उठाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब उनके खुद के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने ऐसा बयान दिया है जो सीधे उनके ही खिलाफ है। गाजियाबाद जिले की लोनी सीट से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि उनके जिले में पार्टी के महामंत्री की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है और ऐसे में वो जिले में ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने इसके आगे कहा कि अगर ये सरकार बीजेपी की ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता। मैं मुख्यमंत्री के घर में घुसकर भूसा भर देता। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि ऊपर से बताया जा रहा है कि राम राज्य चल रहा है और ये जो नरक हो रहा है, महिलाएं रो रही हैं। क्या वो गलत कह रही हैं कि 4 बेटियां सुबह आई हैं, उनके साथ दुष्कर्म हुआ, चक्कर काट रही हैं? मैंने 2 बार फोन करके भेजा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। भाजपा विधायक ने अपनी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चारों तरफ लूट मची हुई है। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में 2 राजधानियों के बीच आपस में ही आरोपों की तलवारें खिंची हैं। किसी भाजपाई मंत्री के या किसी भाजपाई विधायक के ही कंधे पर बंदूक रखकर कोई भाजपाई ही कहीं दूर से निशाना साध रहा है। सत्ता की इस रचाकची में जनता और सरकारी कामकाज पिस रहा है। उन्होंने कहा कि अब तो भाजपा भी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान पर सवाल पूछने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी रो पड़ी। आतिशी ने कहा कि मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, आज वो 80 साल के हो गए हैं। आतिशी ने रोते हुए कहा कि वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल भी नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति इतनी घटिया स्तर तक गिर सकती है, ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी। बता दें, कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के पिता पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि रोड प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना दूंगा। इसके बाद कांग्रेस हमलावर हुई। बाद में बिधूड़ी ने माफी भी मांगी। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अब जेल में ही उनका अनशन होगा। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाना गुनाह है तो उन्हें जेल जाना मंजूर है। हालांकि प्रशांत किशोर के अनशन के मामले ने अब दूसरा मोड़ भी ले लिया है। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में अनशन कर रहे थे, लेकिन उनके साथ एक वैनिटी वैन भी थी, लग्जरी वैन, जिसने सारे राज खोल दिए। वैनिटी वैन बीजेपी नेता और पूर्व सांसद उदय सिंह की थी। इसके बाद लोग कहने लगे कि प्रशांत किशोर के पीछे मोदी शाह हैं, पीके उनके मौर्य हैं। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर को किस फाउंडेशन से फंडिंग मिल रही है, उसका कनेक्शन भी बीजेपी से बताया जा रहा है। कुल मिलाकर पीके एक्सपोज हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको पता है कि वैनिटी वैन में एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठता है। तेजस्वी ने आगे कहा कि मुझको ये पता है कि कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, ये सबको पता है। तेजस्वी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने आज तक ये स्पष्टीकरण नहीं दिया कि आखिर अमित शाह ने उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनवाया। उनको बताना चाहिए कि आखिर अमित शाह क्यों चाहते थे कि प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। भारत में एफडीआई पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस वित्तीय वर्ष की अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में 12 साल के निचले स्तर पर गिर गई है। ये गिरावट कंपनियों द्वारा देश से पैसा बाहर ले जाने में बढ़ोतरी के साथ साथ
उनके द्वारा लगाए जाने वाले पैसे में ठहराव के कारण है। इसके अलावा आरबीआई के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार दोनों रुझान यानी विदेशी कंपनियों द्वारा अपना पैसा बाहर निकालना और भारतीय कंपनियों का विदेश में निवेश करना इसलिए है क्योंकि भारत की तुलना में अमेरिकी अर्थव्यवस्था अधिक अट्रैक्टिव है। हालांकि मोदी सरकार बुरी फंस गई। इस पर कांग्रेस ने भी हमला बोला। एफडीआई की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार में निवेश का माहौल सुस्त है और भारतीय कंपनियां देश के बजाय विदेश में पैसा लगाना पसंद कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी दशक में भारत में निवेश का माहौल सुस्त रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान सकल स्थिर पूंजी निर्माण जीडीपी के 32% के औसत से गिरकर पिछले 10 वर्षों में लगातार जीडीपी के 29% से नीचे रहा है। निवेश इसलिए सुस्त है क्योंकि खपत में व्यापक तेजी नहीं आ रही है और टैक्स एवं अन्य प्राधिकरण बिजनेसेस को डरा धमका रहे हैं। इसके पीछे एक कारण इस धारणा को पुष्ट होना भी है कि मोदी सरकार में केवल 4-5 बिजनेस ग्रुप ही विकास कर सकते हैं। शेयर मार्केट में लगातार दूसरे कारोबारी दिन गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। सोमवार को मिले एचएमपीवी का केस और विदेशी फंड की निकासी के बाद मार्केट का सेंटीमेंट गड़बड़ा गया। बाजार में भारी बिकवाली होने लगी। सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को पूरे बोर्ड में बिकवाली के कारण 1.6% टूट गए। छत्तीसगढ़ में माओवादी प्रभावित बीजापुर के कुटरू बेंद्रे मार्ग पर माओवादियों के हमले में सुरक्षा बल के 9 जवानों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक ये हमला आईईडी विस्फोट के जरिए किया गया था। जवानों की टीम माओवादी ऑपरेशन से लौट रही थी तब ये हमला हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 8 जवानों और एक वाहन चालक की मौत हो गई। कुछ जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। एचएमपीवी वायरस ने अब भारत की ओर भी रुख कर दिया है। अब बेंगलुरु के बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का एक मामला सामने आया। अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में 2 महीने के बच्चे में इस वायरस का संक्रमण पाया गया। नवजात का यहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये परिवार राजस्थान के डूंगरपुर से बच्चे का इलाज कराने के लिए अहमदाबाद पहुंचा था। बच्चे की स्थिति अभी स्टेबल है। बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में एक 8 महीने के लड़के और 3 महीने की लड़की में सांस लेने में दिक्कत पैदा करने वाले वायरस एचएमपीवी का पता चला है। आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए स्मृति मंदाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। दीप्ति शर्मा टीम की उप कप्तान होंगी। हरमनप्रीत कौर और रेणुका सिंह को इस सीरीज से आराम दिया गया है। इस वनडे सीरीज के मुकाबले गुजरात के राजकोट में खेले जाएंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।